हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था मो के कार की मॉडिफिकेशन स्किल्स को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर यूनियन मो को अपने घर चलने का बोलती है, जिसका सुनकर मो के दिमाग में घंटी बजने लगती है। पर यूनियन बताती है कि उसे उसकी कार मॉडिफाई करवानी है। जो सुनते ही मो यूनियन को रोड पर उतार देता है और वहां से डॉर्मेट्री में चला जाता है। अब सीन रूम के अंदर का होता है, जहाँ पर मो अपने लिए कल्टीवेशन पिल्स बना रहा होता है और उसके रूममेट्स वहां पर कार्ड खेल रहे होते हैं। और मो अपने मन में सोचता है, अब मेरे पास सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसलिए मुझे कल्टीवेशन पिल बनाने के लिए जरा भी डिले नहीं करना चाहिए। पर वहीं एक सीनियर लीज यंग मो को उसकी पिल बनाते हुए देखता है और लीज यंग मो से पूछता है, मैंने इससे पहले ऐसे कभी भी पिल बनाते हुए नहीं देखा, आखिर इसका सीक्रेट क्या है। ये देखकर वो लाल बाल वाला लड़का वंग जा से पूछता है, ये तो मेडिकल डिपार्टमेंट का थर्ड ईयर लीज यंग है। ये डिपार्टमेंट में सबको इन्फ्लुएंस करता है और इसके नाम पर कई सारे रिवॉर्ड्स भी है और इसका कैरेक्टर काफी ज्यादा नोबल है, इसलिए लोग इसे काफी ज्यादा एडमायर करते हैं। पर ये यहाँ पर मो से क्या सवाल कर रहा होगा। वही लीज यंग मो से पूछता है, ये पिल्स आखिर किसके लिए है। मो उसे बताता है, ये बॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ऑर्डिनरी पिल्स हैं। ये सुनकर ली यंग अपने मन में सोचता है, मो इन पिल्स को बनाने के लिए इतने ज्यादा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स को डालकर इन्हें ऑर्डिनरी पिल्स कैसे बोल सकता है। तभी क्वांटी वहाँ भागा भागा आता है और उन्हें बताता है, जल्दी मेरे साथ चलो, बाहर एक कमाल की लैम्बोर्गिनी कार खड़ी हुई है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम लोग उसे जरूर देखना चाहोगे। और बाहर सभी उस कार को घेर कर खड़े हुए हैं और उसे देखकर पागल हुए जा रहे हैं। और फिर क्वांटी आगे बताता है कि उस कार में जो मॉडिफिकेशन की गई है, वैसी मॉडिफिकेशन इस पूरी लॉन्ग सिटी में कोई भी नहीं कर सकता। और फिर क्वांटी रोने लगता है और कहता है, अगर कोई मुझे उस कार में एक बार बैठने दे तो मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी अपना पापा बोलूंगा। तभी वो क्वांटी को अपनी कार की चाबी देते हुए कहता है, अगर तुम्हें ये इतनी ही पसंद है तो तुम लोग जाकर इसमें घूम सकते हो। ये देखकर वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, हमें लगा था कि जो सबसे ज्यादा अमीर होगा उसी के पास सबसे अच्छी कार होगी, पर किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि वो मोह हो सकता है। तभी क्वांटी मोह को पापा पापा बोलते हुए कहता है, जब मैं घूम कर लौटूंगा तो मैं सच में तुम्हारा बेटा बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मोह उससे कहता है, मैंने सोचा था कि हम लोग भाई हैं, पर अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, तुम मेरे बेटे बन सकते हो। और बाहर सभी लोग मोह की स्पोर्ट्स कार को घेर कर खड़े हुए थे और क्यों ये देखकर सोचता है, ये लैम्बोर्गिनी कार आखिर कौन की हो सकती है। और वहीं खड़े दूसरे लोग सोचते हैं कि काश हम लोग भी एक बार इस कार में बैठ पाते। फिर क्यूएंग अपने मन में सोचता है, इस कार के सामने मेरी ऑडी तो एक छोटी सी बच्ची लगती है। और वहीं खड़ी जाओयुन की दोस्त जाओयुन से कहती है, इस कार को देखो, ये कितनी ज्यादा सुंदर है। पर वहाँ खड़ी जाओयुन तो इस कार के साथ एक पिक लेना चाहती थी और वो तो ये देख रही थी कि कोई उसे नोटिस न कर ले। फिर वो एक सेल्फी लेकर सोचती है, ये कार कितनी ज्यादा खूबसूरत है, जरूर इसका ओनर भी बहुत ज्यादा हैंडसम होगा। फिर वो ये पिक मो को भेज देती है और सोचती है, वो बेचारा गरीब लड़का अगर पूरी जिंदगी काम भी करे तो भी ऐसी कार को कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बेचारी जाओयुन को अब ये कौन बताएगा जिस कार की पिक वो मो को भेज रही है, असल में ये कार है वो गरीब मो की है। अब आगे क्वांटी उन लोगों से कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम लोग मेरा रास्ता रोक रहे हो। फिर क्वांटी और उसके साथ ही सभी बड़े स्टाइल में आकर कार के अंदर बैठ जाते हैं, जो देखकर सभी लोगों की आंखें फटी और मुंह खुला रह जाता है। और क्यूएंग उससे पूछता है, क्या सच में ये कार तुम्हारी है। क्वांटी बड़े स्टाइल में बोलता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। और वोंगजा भी कहता है, सभी लोग हमें देख रहे हैं। और फिर वो लाल वाल वाला लड़का कहता है, आज मुझे भी बहुत अमीर वाली फीलिंग आ रही है, ये सब मुंह की वजह से हुआ है, इसलिए हम तीनों पूरी जिंदगी भर उसको फॉलो करेंगे। और अंदर मुंह की बेल्स बनकर रेडी हो जाती है और फिर वो अपना फोन चेक करता है, जहाँ पर जावियन ने उसको पिक भेजी थी, जिसे देखकर वो सोचता है, आखिर जावियन ने मेरी स्पोर्ट्स कार के साथ मुझे पिक क्यों भेजी है। पर वहीं खड़ी लिंगजियांग को उन पिल्स की स्मेल आती है और वो उन पिल्स को देखकर सोचता है, ये किसी भी एंगल से ऑर्डिनरी पिल्स नहीं हो सकती, इनकी स्मेल से ही एक इंसान 100 गुना स्पिरिचुअल हो सकता है। फिर वो उससे पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया। तो लिंगजियांग कहता है, कुछ नहीं, पर तुम्हारी एल्केमी काफी ज्यादा कमाल की है। फिर वो आगे कहता है, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो बोलकर लिंगजियांग वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो मुंह की बात सुनता है कि उसे चैनवा ने हेल्प के लिए बुलाया था, इसलिए उसे तुरंत वहाँ पर जाना होगा। इसलिए वो अपनी पिल्स को वहीं पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसे लिंगजियान वहीं पर छुपकर देख रहा था। फिर मो के वहाँ से जाने के बाद लिंगजियान अंदर आकर उन पिल्स में से एक पिल उठाकर खा लेता है, जिससे वो अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर महसूस करने लगता है। ऐसा मैंने कभी भी फील नहीं किया, सच में ये पिल्स तो गॉड की बनाई हुई है। अब सीन शिफ्ट होकर चैनवा फैमिली के स्टॉल पर आ जाता है, जहाँ चैनवा अपने प्रिटी फेस का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपने स्टॉल पर बुला रही थी, जिससे चैनवा फैमिली के पास बहुत सारे कस्टमर्स थे, जिससे चैन फैमिली के पैनकेक्स बहुत ज्यादा बिक रहे थे और वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भी लग रही थी। ये देखकर वहाँ खड़े दूसरे स्टैंड ओनर्स काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपने मन में सोचते हैं, इस चैन फैमिली को तो मर जाना चाहिए, ये लड़की की मदद से सब लोगों को अपने पास बुला रहे हैं, ये कोई फेमस चाइनीज ब्यूटी नहीं है। वो ये सब सोच रहे थे, तभी जू वॉन्ग वहाँ पर अपने साथियों के साथ आता है और एक लड़के को धक्का देते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर वो आगे आकर तवे पे हाथ रख देता है और चैनवा से कहता है, आखिर वो मो नाम का लड़का कहाँ पर है, उसे जल्दी से यहाँ पर बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। पर चैनवा वू जोंग से कहती है, तुम्हारा हाथ देखो। जो देखती जू वॉन्ग जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका हाथ पूरी तरह से जल गया था। पर वो इस सब का इल्जाम भी चैन फैमिली के ऊपर डाल देता है और उनसे कहता है, तुम्हारी फैमिली की मेरा हाथ गलती से पेन पर रखवाने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर उनके साथ आए हुए सभी लोग अपना मुंह बना लेते हैं और जू वोंग आगे कहता है, ये मैं सोचना उस लड़के के सपोर्ट की वजह से हम लोग डर जाएंगे, पहले हम लोग काफी कम थे इसलिए उससे हार गए थे, पर आज हम लोग इतने ज्यादा हैं इसलिए उसे जरूर हरा देंगे। पर चैन स्माइल करते हुए कहती है, मैं किसी भी मो नाम के लड़के को नहीं जानती, तो मुझे आकर ये कैसे पता होगा कि वो कहाँ पर रहता है। ये सुनकर जू वोंग गुस्से में आ जाता है और कहता है, तो तुम मुझे उसके बारे में नहीं बताओगी। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, टाइगर बॉक्सिंग जिम के हेड ने मुझसे कहा था कि कुछ भी हो जाए पर मुझे हु बाई का बदला जरूर लेना होगा, इसलिए वो गुस्से में आकर उन लोगों का स्टॉल तोड़ने लगता है। और जब चैन चिल्लाते हुए कहती
कहती है तुम लोग दूर रहो, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो वो जाओ चैनवा को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे अपना मुंह बंद रखने का बोलता है। तो चैन फैमिली रोते हुए सोचती है आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हमें ये सजा मिल रही है। और वहाँ बैठे दूसरे स्टॉल वाले लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं अच्छा है इनका पूरा बिजनेस खत्म हो गया। और चैनवा भी ये सब देखकर वहाँ बैठी रो ही रही होती है। तभी वो वहाँ आकर चैनवा से कहता है अपने आंसू पोंछ लो और इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो, वैसे भी ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। पर चैनवा मुझसे कहती है तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो तुम्हें मार डालेंगे। पर जू वोमो को देखते ही उस पर अपने साथियों के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और सभी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो अकेले ही दर्जन भर से ज्यादा लोगों को हरा दिया था। और फिर वो दूसरे स्टॉल वाली लेडी की तरफ देखता है तो वो लोग भी वो को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और फिर जू वोमो से कहता है तुम जरूर मरोगे, तुमने हम लोगों को पीटा है इसलिए टाइगर बॉक्सिंग जिम कभी भी हार नहीं मानेगा। और हमारे हेड मास्टर जू टियांग जाओ जो की हमारे टीचर है, उन्हें इस पूरी सिटी में कोई भी नहीं हरा सकता, वो तुम्हें जरूर मार डालेंगे और उनके लिए तुम्हें मारना एक केक को काटने के बराबर है। ये सुनते ही वो सोचता है जिसने तुम लोगों को ये सब सिखाया है वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता। इसलिए वो जू वोंग से कहता है जाकर अपने टीचर से बोल देना मैं 4 दिन बाद उनके लिए एक गिफ्ट लेकर आऊंगा। फिर सीन फिर से चेंज होता है और चैनवा के घर पर आ जाता है जहाँ उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और चैनवा की माँ इस सब का दोष मुंह पर डालते हुए कहती है अगर ये लड़का वहाँ पर नहीं होता तो वो लोग हमारे स्टॉल कभी नहीं तोड़ते। तो चैनवा के पापा उससे कहते हैं तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, तुम इसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। फिर वो चैनवा के पास जाकर उसे कहता है मैं न्यू स्टॉल दिलाने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा जिससे तुम फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। पर चैनवा इसे इतना डिप्रेस्ड हो गई थी कि वो कहती है इस सबसे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हम लोग अब अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर वो मो को अपनी स्टोरी बताती है कि पहले हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था और वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स भी आते थे, पर फिर यहाँ पर वो ल्यू पोजी नाम की लेडी आ गई जिसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर प्राइस वॉर शुरू कर दिया जिससे सारे पैनकेक बहुत ज्यादा सस्ते हो गए और हमारा पूरा बिजनेस खराब हो गया। इसलिए हम लोगों को सबसे ज्यादा अलग और दूर शॉप लगानी पड़ती है जिससे ज्यादा लोग हमारे पास नहीं आते। इतना सब सुनकर वो उसे चुप कर देता है और कहता है क्या तुम्हें याद है मैंने जब एक बार पैनकेक्स बनाए थे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सब सिखा सकता हूँ क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं। ये सुनते ही चैन शर्माते हुए चुप हो जाती है और कहती है ठीक है। और फिर अगले दिन मार्केट में सभी चैन फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ एक आदमी बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सुनकर ल्यू पोजी बोलती है बकवास, उनका स्टॉल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो लोग चाहकर भी फिर से शुरू नहीं कर सकते, तुम शर्त लगा सकते हो वो लोग नहीं आएंगे पर अगर वो लोग आ गए तो मैं घोड़े की शिट खाऊंगी। और तभी मामू चैन फैमिली को लेकर एक न्यू स्टैंड के साथ वहाँ पर आ जाता है और आवाज लगाते हुए लोगों से कहता है आपको यहाँ पर 5 युआन में बहुत ज्यादा डिलीशियस पैनकेक मिलेगा। ये देखते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और ल्यू पोजी सोचती है क्या मुझे अब सच में घोड़े की शिट खानी पड़ेगी। पर फिर वो गुस्से के साथ बोलती है आखिर इन लोगों की फिर से मार्केट में आने की हिम्मत कैसे हुई, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अच्छा मजा चखाना होगा। और ल्यू पोजी के गुस्से के साथ ये पार्टी यहीं पर खत्म हो जाता है। हे गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। गाइस अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वू जोंग चैन फैमिली का स्टॉल पूरी तरह से तबाह कर देता है, पर मो वहाँ पर आकर वू जोंग और उसके साथियों को बहुत ज्यादा पीटता है और फिर चैनवा को एक न्यू स्टॉल दिलाकर चैन फैमिली को उसके पैनकेक बनाने की रेसिपी दे देता है जिससे उनके स्टॉल पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लग जाती है जहाँ सभी मुंह के बनाए हुए पैनकेक्स के दीवाने हो गए थे, जिससे पोजी और दूसरे स्टॉल ओनर्स के पूरी तरह से ग्राहक भी छिन जाते हैं। ये देखकर पोजी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्से में गलती से अपने पैनकेक का बैटर अपने चेहरे पर गिरा लेती है जिससे उसका ही चेहरा काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और फिर पोजी कहती है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इस तरीके से मो को चैन फैमिली की मदद करते हुए चैन शर्माते हुए मुंह से शुक्रिया करती है। फिर सीन शिफ्ट होकर रात के डॉर्मेट्री पर आ जाता है जहाँ वो लाल बालों वाला लड़का और वोंगजा मुंह से कहते हैं हमने तुम्हें चैनवा के साथ घूमते हुए देखा है, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। पर मुंह बड़े ही आराम से बोल देता है कि हम लोग बस नॉर्मल दोस्त हैं और कुछ नहीं। तभी चैनवा का कॉल आता है और मुंह उससे कहता है तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने बस वही किया है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए करता है। और उन लोगों की ये बात है वो दोनों कान लगाकर वहीं पर सुन रहे थे। फिर चैनवा मुझसे पूछती है सैटरडे शो की मेरे पास 2 टिकट्स हैं, अगर तुम फ्री रहो तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, जिसके लिए वो राजी हो जाता है और चैनवा से कहता है जरूर मैं जरूर चलूंगा, जिससे चैनवा शर्मा जाती है। और ये देखकर चैनवा के रूममेट्स उसकी टांग खींचते हुए उससे कहते हैं लगता है छोटी सी लड़की को प्यार हो गया है, आखिर वो खुश नसीब कौन है। और दूसरी तरफ मुंह अपने दोस्तों को बताता है कि चैनवा ने उसे मूवी देखने के लिए सैटरडे को इनवाइट किया है। ये सुनकर वो दोनों दोस्त पूरी तरह से जल भुन जाते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें ये बात हमें बताना जरूरी नहीं थी। पर तभी मुंह को उसकी कल्टीवेशन पिल्स का याद आता है और जैसे ही वो दराज खोलकर देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन पिल्स गायब थी। फिर वो उन्होंने से पूछता है क्या तुम लोगों ने मेरी कल्टीवेशन पिल्स देखी हैं, पर वो दोनों पिल्स का सुनकर उससे कहते हैं कि हमने कोई पिल्स नहीं देखी। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है उन लोगों की आंखें झूठ नहीं बोल रही, फिर आखिर किसने मेरी पिल चुराई होगी। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी क्वान डी भागते हुए आता है और गेट खोलकर उन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों को लीजियांग याद है जो हमेशा हमारे रूम में आया करता था, उसने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जो बॉडी के फंक्शंस को पूरी तरह से बदल देती है, तुम्हें बस वो पिल
खानी है जिससे तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि तुम एक ही पंच से पूरे के पूरे पेड़ को तोड़ सकते हो। ली जियांग ने उसी पिल की मदद से नेशनल बायोमेडिकल स्कूल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है और मैंने सुना है कि वो कल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर उसके लिए पार्टी रखी गई है। फिर वो तीनों पार्टी के बारे में बातें करने लगते हैं, पर वो इससे समझ जाता है कि उसकी पिल्स आखिर किसने चुराई है और इस चीज की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिल्स इस तरीके से चुराने की। फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ सभी गेट पर लिंग जियांग के आने का वेट कर रहे थे, पर वो उन लोगों को देखते हुए सोचता है इन बेवकूफ लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे ली जियांग से वो कल्टीवेशन पिल्स जल्द से जल्द लेनी होंगी। अगर ली जियांग ने वो पिल किसी नॉर्मल इंसान को खिला दी तो इस पिल की साइड इफेक्ट की वजह से उसकी बहुत ही जल्द मौत हो जाएगी। वो ये सब सोचकर आगे जा ही रहा होता है, तभी जायुन की दोस्त जाओली मो को आवाज देते हुए कहती है क्या तुम भी यहाँ पर ली जियांग का वेलकम करने के लिए आए हो? असल में ली जियांग जायुन का आइडल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसका वेलकम करने आए हैं। पर वो उन लोगों से कहता है मैं उससे अपनी पिल लेने आया हूँ, ना कि उसका वेलकम करने। ये सुनकर जाओली उससे पूछती है आखिर कौन सी पिल, तो वो उन लोगों को क्लियर करते हुए बताता है ली जियांग ने जिस पिल से कॉम्पिटिशन को जीता है असल में वो पिल मेरी बनाई हुई है। जो सुनकर जायुन गुस्सा हो जाती है और कहती है मो एक पूरी तरह से पागल इंसान है, तुम्हारे अंदर जरा सा भी टैलेंट नहीं है जो तुम ली जियांग की जीत को झूठा साबित कर सको। ये देख जाओली उन दोनों को शांत करते हुए मो को बताती है कल मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि तुम जरूर आओ। जाओयुन जाओली से पूछती है तुम इसे इनवाइट क्यों कर रही हो, तो जाओली उसे बताती है कि मो एक फेमस इंसान है और अगर ये आएगा तो बाकी लोग भी इसे देखकर जरूर आएंगे। मो जाओली से कहता है मेरे पास टाइम है इसलिए मैं आ जाऊंगा। तभी पीछे से आवाज आती है कि ली जियांग आ चुका है। ली जियांग के वहाँ पर आते ही भीड़ ली जियांग को जोरों शोरों से चेयर करने लगती है और कुछ लोग तो उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। पर तभी मो ली जियांग के सामने जाकर उसका रास्ता रोक लेता है और ली जियांग से उसकी पिल वापस करने का बोलता है, पर ली जियांग मो को पहचानने से मना कर देता है और उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोग इसे जानते हो। मो ली जियांग से बोलता है जो भी इंसान वो पिल खाएगा वो पिल उसकी जान ले लेगी। पर ली जियांग मुस्कुराते हुए कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो। ये देखकर वहाँ खड़े बहुत से लोग मुंह पर गुस्सा होने लगते हैं और उससे कहते हैं जल्दी से ली जियांग को वहाँ से जाने दो। और ली जियांग भी मुझसे कहता है अगर अब तुम्हें मुझसे कोई भी काम नहीं है तो मेरे सामने से हट जाओ। पर मो ली जियांग को लास्ट वार्निंग देते हुए कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो शौक से मरो, पर बाद में घुटनों पर बैठकर मुझसे जिंदगी की भीख मत मांगना। पर ली जियांग उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े काफी लोग मुंह पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और जाओ जाओली को वहाँ से खींचते हुए ऑडिटोरियम ले जाते हुए कहती है मो बस ली जियांग के अचीवमेंट से काफी ज्यादा जलता है क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता। फिर हमें मुंह दिखाते हैं जो वहाँ से गुस्से में जा रहा होता है और अपने आप से ही कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो शौक से मरो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। पर अब मुझे हर्ष लेने के लिए फिर से वाइस के पास जाना पड़ेगा जिससे मैं फिर से वो कल्टीवेशन पिल्स बना सकूं। पर तभी वो वहीं पर चलते चलते रुक जाता है और उसके दिमाग में आता है अगर ली जियांग ने ये पिल अपने अलावा किसी और को भी दे दी तो वो अपने साथ कई सारे इनोसेंट लोगों को भी लेकर मरेगा। जो सोचकर वो काफी ज्यादा घबराते हुए ऑडिटोरियम की तरफ भागता है, जहाँ ऑडिटोरियम में ली जियांग वो कल्टीवेशन पिल दिखाते हुए सब लोगों को बताता है कि ये मेरी रिसर्च का फल है और मैं अपने टीचर प्रोफेसर लिन का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये बनाने के काबिल बनाया, इसलिए मैं प्रोफेसर लिन का शुक्रिया करने के लिए उन्हें ये पिल देना चाहता हूँ। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि काश हम लोगों को भी एक एक पिल मिल पाती। और फिर दूसरा कहता है मैंने सुना है कि इस एक पिल की कीमत कम से कम 1 मिलियन की है। और स्टेज पर प्रोफेसर लिन उस पिल को खाने ही लगते हैं, तभी वो पीछे से आवाज देते हुए कहता है इसे मत खाना वरना इस पिल की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। ये सुनकर प्रोफेसर लिन गुस्से में मुझसे कहते हैं आखिर तुम किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो जो तुम मुझे खाने से रोक रहे हो। मो उन्हें बताता है मैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। जो सुनकर सभी मुंह पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और प्रोफेसर लिन मो की इंसल्ट करते हुए कहते हैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के होकर मेडिकल डिपार्टमेंट के काम में टांग अड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट में फार्मेसी के बारे में जरा सा भी पता है? ये सुनकर सभी मुंह की हंसी उड़ाने लगते हैं और कहते हैं ये तो वही बेवकूफ है जिसने ली जियांग को रोड पर रोका था। फिर प्रोफेसर लिन हंसते हुए आगे कहते हैं यही फर्क होता है होशियार और आलसी बच्चों में, अगर मेरा स्टूडेंट भी तुम्हारी तरह होता तो इसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती। जो बोलकर प्रोफेसर लिन उस पिल को खा लेते हैं जिससे उनकी बॉडी में एनर्जी ओवरफ्लो होने लगती है और प्रोफेसर लिन कहते हैं ये पिल एक डिवाइन पिल है, इसे खाकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब तो मैं 100 साल तक जी सकता हूँ। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ ये पिल एक डिवाइन पिल है और मो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तो वो लोग कहते हैं आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? और मो को वहाँ से जाते हुए उन लोगों को ऐसा लगता है कि इस लड़के ने सभी लोगों के सामने इतनी बेइज्जती करा ली कि अब इसके पास कोई भी प्राइड नहीं बची है। पर मो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है ये तुम लोगों की लापरवाही की सजा है, तुम्हें इस गलती की अपनी सोच से भी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी होगी। जो बोलकर मो वहाँ से चला जाता है। इसके साथ गाइस ये पार्ट अपन यहीं पर खत्म करते हैं। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आता है या अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। आपका मैसेज और लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं।